एटॉमिक हैबिट चैप्टर 19 गोल्डीलॉक्स का नियम। किस प्रकार जीवन और कार्य में प्रेरित रहें। एक बच्चा जो 10 वर्ष का था वह कैलिफोर्निया के एनहाइम में डिज्नीलैंड में काम मांगने के लिए गया। यह 1955 में उस समय खुला ही था। उस वक्त श्रम कानून ढीले थे और उसे वहां गाइड बुक्स की बिक्री का काम मिल गया। यह बुक उसे $0.5 प्रति कॉपी के हिसाब से बेचनी थी। 1 वर्ष के भीतर ही उस लड़के को डिज्नी की मैजिक शॉप में रख दिया गया, जहां उसने बड़े कर्मचारियों से कुछ ट्रिक्स सीख लिए। उसने कुछ जोक्स के साथ प्रयोग किए और कुछ सामान्य जादू आगंतुकों के समझ पेश किए। जल्द ही उसे अनुभव हुआ कि मैजिक दिखाना तो उसे पसंद नहीं है, लेकिन वह सामान्य तौर पर प्रस्तुति देना पसंद करता है। उसने अपने दृष्टि कॉमेडियन बनने की ओर निकाली। किशोरा अवस्था में उसने लॉस एंजलिस के आसपास छोटे क्लबों में प्रदर्शन करना शुरू किया। भीड़ ज्यादा नहीं होती थी और उसके शो छोटे होते थे। वह शायद ही कभी 5 मिनट से अधिक समय तक मंच पर रहता था। भीड़ में ज्यादातर लोग खाने पीने में व्यस्त रहते थे या दोस्तों के साथ बात करते रहते थे, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। एक रात उसने सचमुच अपना स्टैंड अप रूटीन खाली क्लब में दिया। यह ग्लैमरस काम नहीं था, लेकिन इसमें कोई शक नहीं था कि वह बेहतर हो रहा था। शुरू में उसके शो केवल 1 या 2 मिनट के होते थे। हाई स्कूल तक उसके पास इतनी सामग्री आ चुकी थी कि शो 5 मिनट तक चल सकते थे। कुछ साल बाद 10 मिनट तक के शो होने लगे। 19 साल की उम्र में वह सप्ताह में 20 मिनट के शो कर रहा था। शो के दौरान उसे 3 कविताएं पढ़नी होती थी ताकि शो को लंबा किया जा सके, लेकिन उसका कौशल लगातार निखर रहा था। 1 और दशक उसने प्रयोग, समायोजन करने और प्रैक्टिस में लगाया। उसे बतौर टीवी लेखक का काम मिल गया और धीरे धीरे वह टॉक शो में स्वयं दिखाई देने लगा। 1970 के दशक के मध्य तक आते आते वह द टू नाइट शो और स्टैंड नाइट लाइव में नियमित गेस्ट के तौर पर नजर आने लगा। काम करते हुए 15 वर्ष हो जाने पर इस युवक को ख्याति हासिल हो गई। 63 दिनों में उसने 60 शहरों का दौरा किया, फिर 80 दिनों में 72 शहरों, फिर 90 दिनों में 85 शहरों का दौरा किया। ओहायो में उसके शो में शामिल होने वाले 18,695 लोग थे। न्यूयॉर्क में 3 दिन के शो के लिए 45,000 टिकट बिके। वह अपने क्षेत्र में शिखर पर आ गया और अपने समय का सर्वाधिक सफल कॉमेडियन बन गया। उनका नाम स्टीव मार्टिन की कहानी इस मसले पर आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करती है कि यदि हम लंबे समय तक इन्हीं आदतों का पालन करते हैं तो क्या परिणाम सामने आता है। कॉमेडी डरपोक लोगों के लिए नहीं होती है। ऐसी स्थिति की कल्पना करना भी मुश्किल है जो ज्यादा लोगों के दिलों में डर पैदा करती है कि वे अकेले मंच पर प्रदर्शन करें और कोई एक दर्शक भी नहीं हंसे। और फिर भी स्टीव मार्टिन ने हर हफ्ते 18 साल तक इस डर का सामना किया। उनके शब्दों में 10 वर्ष उन्होंने सीखने में बिताए, 4 वर्ष उसे सुधारने में और 4 वर्ष जोरदार सफलता के। ऐसा क्या है कि मार्टिन जैसा कुछ ही लोग अपनी आदतों का पालन करते हैं, भले ही जोक सुनाना हो, कार्टून ड्रा करना हो या गिटार बजाना हो, जबकि हम में से अधिकांश प्रेरित रहने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। हम ऐसी आदतों को कैसे बनाएं जो हमें उनके खत्म हो जाने की बजाय उन्हें करते रहने के लिए हमें तैयार करें। वैज्ञानिक अनेक वर्षों से इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। वैसे बहुत सीखने को है, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी बात यह पता चली है कि प्रेरक शक्ति को बनाए रखने और उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए उस कार्य पर ध्यान दें जिसमें कठिनाई को आसानी से हल कर सके। मानव मस्तिष्क को चुनौती पसंद है, लेकिन तभी जब वह कठिनाई की इष्टतम परिधि में हो। यदि आपको टेनिस पसंद है और किसी 4 वर्ष के बच्चे के साथ कोई गंभीर मैच खेलेंगे तो जल्द ही आप ऊब उठेंगे। आप हर पॉइंट जीतेंगे। यह आपके लिए बहुत आसान है। इसके उलट यदि आप किसी पेशेवर खिलाड़ी जैसे रोजर फेडरर या सेरेना विलियम्स की समझ खेलेंगे तो आप जल्द ही प्रेरणा खो देंगे, क्योंकि मैच बहुत कठिन हो जाएगा। अब किसी बराबरी वाले के साथ टेनिस खेलने की कल्पना करें। जैसे ही खेल आगे बढ़ेगा आप कुछ पॉइंट जीतेंगे और कुछ नहीं जीतेंगे। आपके जीतने की संभावना रहेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप वास्तविक रूप से प्रयास करेंगे। आपका ध्यान सटीक हो जाता है, भटकाव नहीं रहता और आप खुद को हाथ में आए काम में पूरी तरह से खपा देते हैं। यह वह चुनौती है जिसमें आ रही कठिनाई का प्रबंधन आप कर सकते हैं। यह गोल्डीलॉक्स के नियम का सबसे अच्छा उदाहरण है। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है
कि मनुष्य चरम प्रेरणा का अनुभव उन कार्यों पर काम करते समय करते हैं जो उनकी वर्तमान क्षमताओं की सीमाओं के अनुरूप होते हैं। बहुत ज़्यादा कठोर नहीं, बहुत ज़्यादा आसान नहीं, बस सही हो। मार्टिन का कॉमेडी करियर गोल्डीलॉक्स के नियम के व्यवहार में आने का उदाहरण है। हर वर्ष उन्होंने अपने कॉमेडी शो का समय बढ़ाया, लेकिन मात्र 1 या 2 मिनट तक। वे हमेशा नई चीज़ जोड़ लेते थे, लेकिन कुछ हास्य भी देते थे जिस पर हंसी आना तय था। कई सफलताओं के कारण वे प्रेरित रहते थे और इतनी त्रुटियां हो जाती थी कि वे कड़ी मेहनत करते थे। जब आप नई आदत शुरू कर रहे हो तो महत्व इस बात का है कि आप अपने व्यवहार को इतना आसान रखें कि आप उस पर तब भी बने रहें जब स्थिति ठीक नहीं हो। इस विचार को हमने व्यवहार में बदलाव के तीसरे नियम पर विमर्श करते हुए विस्तार से समझाया था। एक बार आदत स्थापित हो जाए तो महत्वपूर्ण यह है कि इसे छोटे तरीकों से आगे बढ़ाते जाएं। मामूली सुधार और नई चुनौतियां आपको व्यस्त रखेगी। यदि आप गोल्डीलॉक्स जोन में हैं तो ठीक है, आप प्रवाह की स्थिति को पा लेंगे। जब हम प्रवाह की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तब क्या होता है, इसे लेकर मेरा एक प्रसिद्ध सिद्धांत है। इसकी पुष्टि नहीं हुई है, यह मेरा अनुमान मात्र है। मनोवैज्ञानिक आमतौर पर बताते हैं कि मस्तिष्क 2 मोड में काम करता है, सिस्टम 1 और सिस्टम 2। सिस्टम 1 तीव्र और सहज वृत्ति है। सामान्य तौर पर कहें तो ऐसी प्रक्रियाएं जो आप तेजी से कर सकते हैं, जैसे आदत, वे सिस्टम 1 से संचालित होती है। इस बीच सिस्टम 2 उन विचार प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है जिसमें अधिक प्रयास करने की जरूरत होती है और जो धीमी होती है, जैसे गणित के किसी कठिन प्रश्न के उत्तर की गणना करना। प्रवाह की स्थिति की बात करें तो मुझे कल्पना करना अच्छा लगता है कि सिस्टम 1 और सिस्टम 2 चिंतन स्पेक्ट्रम के विपरीत छोरों पर निवास करते हैं। जितनी ज़्यादा स्वचालित कोई संज्ञात्मक प्रक्रिया होती है तो उतनी ही ज़्यादा यह चिंतन स्पेक्ट्रम के सिस्टम 1 की ओर बढ़ जाती है। काम जितने ज़्यादा प्रयास वाला होता है तो यह सिस्टम 2 की ओर बढ़ जाता है। मेरा मानना है कि प्रवाह इन दोनों सिस्टमों के बीच धारदार कोने पर रहता है। किसी काम से निपटते वक्त आप अपने समस्त स्वचालित और अंतर्निहित ज्ञान का पूर्ण उपयोग करते हैं, साथ ही चुनौती से निपटने के लिए कड़ी मेहनत भी कर रहे होते हैं जो आपकी क्षमता से परे होती है। मस्तिष्क के दोनों मोड संलग्न रहते हैं। चेतन और अचेतन अवस्थाएं सटीक रूप से तालमेल से काम कर रही होती हैं। गोल्डीलॉक्स का नियम, जिस कठिनाई पर हम पार पा सकें, यदि उसमें कोई चुनौती है तो अधिकतम प्रेरणा उभरेगी। मनोवैज्ञानिक शोध इसे यर्क्स डोर्सल लॉ कहते हैं, जिसमें उत्साह का सर्वोत्कृष्ट स्तर होता है जो बेचैनी और ऊब जाने के बीच का बिंदु रहता है। प्रवाह की स्थिति अपने क्षेत्र में होने और पूरी तरह से किसी कार्य में समाहित होने का अनुभव है। वैज्ञानिकों ने इस अनुभव की मात्रा को नापने का प्रयास किया है। उन्होंने पाया कि प्रवाह की स्थिति को हासिल करने के लिए कार्य आपकी वर्तमान क्षमता से 4% परे होना चाहिए। वास्तविक जीवन में इस तरह से किसी भी कार्य की कठिनाई की मात्रा निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन गोल्डीलॉक्स के नियम का बुनियादी विचार है उन चुनौती पर काम करना है जो हल की जा सकती है, जो क्षमता के दायरे में है। यह प्रेरणा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होती है। सुधार में नाजुक संतुलन आवश्यक है। आपको लगातार उन चुनौतियों की खोज करनी होगी जो आपको अपनी क्षमता के अंतिम छोर तक प्रगति करते हुए ले जाती है, ताकि आप प्रेरित रह सकें। व्यवहार हमेशा ही आकर्षक और संतोषजनक रखने के लिए नया होना चाहिए। भिन्नता के बिना हम ऊब सकते हैं। आत्म सुधार में आपका सबसे बड़ा कोई शत्रु है तो वह है ऊब जाना। लक्ष्यों पर कार्य करते हुए ऊब जाएं तो कैसे फोकस करें। मेरा बेसबॉल करियर खत्म होने के बाद मैं किसी नए खेल की ओर देख रहा था। मैं एक वेट लिफ्टिंग टीम से जुड़ गया और एक दिन एक अभिजात्य कोच जिम आया। उसने अपने करियर में हजारों एथलीट के साथ काम किया था, जिनमें कुछ ओलंपिक खिलाड़ी भी थे। मैंने अपना परिचय दिया और हमने सुधार की प्रक्रिया पर बात करना आरंभ किया। श्रेष्ठ एथलीटों और अन्य लोगों में क्या अंतर है, मैंने पूछा। सफल लोग ऐसा क्या करते हैं जो अधिकांश नहीं करते। उन्होंने उन कारकों का उल्लेख किया जिनकी अपेक्षा आप कर सकते हैं, जेनेटिक्स, किस्मत और प्रतिभा। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसी बात कही जिसकी आशा मैं नहीं कर रहा था। किसी बिंदु पर यह बात आती है कि हर दिन के परीक्षण की ऊब कौन झेल सकता है, हमेशा उसी तरह वजन उठाना और उठाते रहना। उनके जवाब ने मुझे अचरज में डाल दिया, क्योंकि यह कार्य की नैतिकता के बारे में सोचने का अलग तरीका था। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करते हुए लोग ऊर्जायुक्त होने की बात करते हैं, भले ही खेल हो,
कला हो या व्यवसाय, आप लोगों को यह कहते हुए सुन सकते हैं या आप इसे वास्तव में प्राप्त करना चाहते हैं। इसके फलस्वरूप हम में से कई लक्ष्य प्राप्त न होने की अवस्था में या प्रेरित न हो पाने पर अवसाद से गिर जाते हैं, क्योंकि हम सोचने लगते हैं कि सफल लोगों के भीतर कभी न खत्म होने वाला जुनून रहता है। इसके विपरीत इस कोच ने कहा कि सफल लोगों में उसी तरह से प्रेरणा की कमी होती है जितनी सामान्य लोगों में रहती है। अंतर केवल इतना है कि वे उबाऊ महसूस होने की बजाय एक रास्ता निकाल लेते हैं। महारत के लिए अभ्यास जरूरी होती है, लेकिन जितना अधिक अभ्यास करेंगे उतना उबाऊ और रोजमर्रा का काम समझने लगेंगे। एक बार अभ्यास के आरंभिक फायदे मिलने और यह समझ लेने के बाद कि क्या प्राप्त करना है, हमारी रुचि घटने लगती है। कभी कभी यह उससे भी तेज हो जाता है। आपको सिर्फ यह करना है कि कुछ दिन जिम लगातार जाइए या लगातार कुछ ब्लॉग पोस्ट लिखिए और एक दिन चूक होने दें जो ज़्यादा अनुभव नहीं होने देगा। चीज़ें या कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। एक दिन के अवकाश को तर्कसंगत ठहराना आसान होता है क्योंकि आप अच्छी स्थिति में होते हैं। सफलता में सबसे गंभीर खतरा ऊब जाना है, असफलता नहीं। हम आदतों से ऊब जाते हैं क्योंकि वे हमें प्रसन्न करना बंद कर देती हैं। नतीजा प्रत्याशित हो जाता है। जैसे ही हमारी आदतें मामूली हो जाती है तो हम नवीनतम के लिए हमारे विकास को बेपटरी कर देते हैं। इसी कारण हम कभी न समाप्त होने वाले चक्र में घिर जाते हैं और एक वर्कआउट से दूसरे पर, एक डाइट से दूसरी पर, एक व्यवसाय के विचार से दूसरे पर भागते रहते हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा भी कम प्रेरित अनुभव करते हैं, हम नई रणनीति शुरू कर देते हैं, भले ही पुरानी अभी भी काम कर रही हो। मैकियावेली ने लिखा था, मानव में नवीनता की इच्छा इस सीमा तक होती है कि जो लोग अच्छा कर रहे होते हैं वे भी उतना ही बदलाव चाहते हैं जितना बदलाव खराब काम करने वाले चाहते हैं। शायद इसी कारण से आदत बनाने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स वे रहते हैं जो हमें लगातार नयापन देते रहते हैं। वीडियो गेम्स हमें देखने में नयापन देते रहते हैं। अश्लील फिल्में हमें यौन संबंधों की नवीनता बताती है। जंक फूड्स हमें पाक कला संबंधी नवीनता देते हैं। ऐसा प्रत्येक अनुभव हमें लगातार आश्चर्य प्रदान करता है। मनोविज्ञान में इसे वेरिएबल रिवार्ड्स कहते हैं। वास्तविक दुनिया में स्लॉट मशीन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जुआरी जैकपॉट पर समय समय पर दाव लगाता है, लेकिन किसी भी पूर्व अनुमानित अंतराल पर नहीं। पुरस्कार की गति में अंतर आता रहता है। यह अंतर ही डोपामाइन को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है, जो याद करने की क्षमता में वृद्धि करता है और आदत बनाने में तेजी लाता है। वेरिएबल रिवार्ड्स कोई ललक पैदा नहीं करेगी, यानी आप वह रिवार्ड प्राप्त नहीं कर सकते जिसमें लोगों की रुचि ना हो। एक निश्चित अंतराल पर यह उन्हें दीजिए और उम्मीद है कि इससे उनका दिमाग बदल जाएगा, लेकिन यही ललक को बढ़ाने का शक्तिशाली उपाय है जिसे हम पहले ही अनुभव कर चुके होते हैं, क्योंकि उससे ऊब समाप्त होती है। इच्छा का मीठा एहसास 50-50 की स्थिति में उभरता है, जब आधी सफलता और आधी असफलता रहती है। आधे समय में आप वह पाते हैं जो आपको चाहिए, आधे समय में आप नहीं पाते। आप पर्याप्त रूप से जीत चाहते हैं ताकि संतोष का अनुभव हो और इच्छा को पूरा करने के लिए पर्याप्त चाहत रखें। गोल्डीलॉक्स के नियम के अनुपालन में यह एक फायदा है। यदि आप किसी आदत में रुचि लेते हैं तो प्रबंधन योग्य कठिनाइयों की चुनौतियों पर काम करने से चीजें रुचिकर बनी रहती है। वेरिएबल रिवार्ड संयोग वसी सामने आ गए थे। एक दिन लैब में प्रसिद्ध हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर चूहों पर प्रयोग के दौरान आहार की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं थे और प्रयोग को पूरा करने में अधिक समय लग रहा था, क्योंकि उन्हें मोटे अनाज को खुद ही जमीन में दबाना पड़ रहा था। इस स्थिति में वह खुद से प्रश्न कर बैठे, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि हर बार लीवर दबाने पर मुझे उन्हें रिवार्ड्स क्यों देना पड़ता है। उन्होंने तय किया कि वे रुक रुक कर चूहों को यह चखाएंगे। जब ऐसा किया तो वह चकित रह गए कि रुक रुक कर खाना देने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई कमी नहीं आई और वास्तव में उनकी आवृत्ति बढ़ गई। यह सही है कि सभी आदतों में वेरिएबल रिवार्ड्स के अवयव नहीं होते और आप भी ऐसा नहीं चाहेंगे। यदि गूगल सिर्फ कभी कभी उपयोगी सर्च परिणाम देगा तो मैं किसी अन्य प्रतिस्पर्धी सर्च इंजन की ओर मुड़ जाऊंगा। यदि उबर मेरी आधी यात्रा के लिए ही मुझे पिकअप करेगा तो मुझे संदेह है कि उसकी सेवा मैं अधिक समय तक लूँगा। यदि मैं हर रात दांत साफ करता हूँ और जब यदा कदा मेरा मुंह साफ रहेगा तो मैं सोचूंगा कि मैं उसे छोड़ने की सोच सकता हूँ। वेरिएबल रिवार्ड्स हो या न हो, कोई भी आदत हमेशा के लिए आकर्षक नहीं बनी रहेगी। किसी न किसी समय प्रत्येक व्यक्ति आत्म सुधार की यात्रा में वैसे ही चुनौती अनुभव करता है। आपके लिए जरूरी है कि आप उबाऊ से प्रेम करने लगें।
हम सभी के लिए लक्ष्य होते हैं, कुछ सपने होते हैं जो हम पूरे करना चाहते हैं, लेकिन इससे अंतर नहीं पड़ता कि आप बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप वह काम केवल तब करते हैं जब सुविधाजनक और उत्साहवर्धक स्थिति हो, ऐसी स्थिति में आप कभी भी उल्लेखनीय नतीजों को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नियमित नहीं हो सकेंगे। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यदि आप कोई आदत शुरू करते हैं और उस पर बने रहते हैं तो कुछ ही दिन बाद आपको लगेगा कि इसे छोड़ दिया जाए। जब आप व्यवसाय शुरू करते हैं तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको जाने की इच्छा भी नहीं होगी। जब आप जिम जाना शुरू करते हैं तो कुछ स्टेप्स को पूरा करने की इच्छा भी नहीं होती। जब लिखने का समय रहता है तो ऐसे दिन भी होंगे जब आपको लगेगा कि टाइपिंग की इच्छा नहीं हो रही है। लेकिन जब ऐसा करने में परेशानी हो रही हो, दर्द हो रहा हो या ऊर्जा खत्म हो रही हो, तो आगे बढ़ना ही प्रोफेशनल और शौकिया लोगों में अंतर को रेखांकित करता है। प्रोफेशनल समय सारणी से बंधे होते हैं, शौकिया लोग जीवन को बीच में आने देते हैं। प्रोफेशनल जानते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण क्या है और किस उद्देश्य के साथ उसमें काम करते हैं, जबकि शौकिया लोग जीवन में कुछ दूसरी तात्कालिकताएं होने पर पथ से भटक जाते हैं। लेखक और ध्यान प्रशिक्षक डेविड केन अपने विद्यार्थियों को अनुकूल हालात में ध्यान से हमेशा बचने को प्रोत्साहित करते हैं। इसी प्रकार से आप अनुकूल हालात के एथलीट भी नहीं होना चाहते या अनुकूल स्थिति के लेखक नहीं बनना चाहते, या किसी भी प्रकार की अनुकूलता में ही काम करना ठीक नहीं लगता। जब कोई आदत वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है तो आपको हर हाल में उसे करने का इच्छुक होना होता है। प्रोफेशनल्स तब भी काम करते हैं जब मूड अच्छा नहीं होता है, भले ही उन्हें उसमें आनंद नहीं आ रहा हो, लेकिन वे कोई उपाय निकाल लेते हैं ताकि उसे करते रहें। ऐसे कई स्टेप्स होते हैं जिन्हें करना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे वर्कआउट करने का अफसोस कभी नहीं हुआ। ऐसे कई आर्टिकल हैं जिन्हें लिखने की इच्छा नहीं हुई थी, लेकिन समय पर उनके प्रकाशन का मुझे कभी खेद नहीं हुआ। ऐसे कई दिन रहे हैं जब मुझे आराम करने की इच्छा हुई थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण था उस पर काम करने का अफसोस मुझे कभी नहीं हुआ। सर्वोत्तम बनने का बस एक ही तरीका है कि जो कर रहे हैं उसे अंतहीन ढंग से बार बार करने से मोहित होते रहें। आपको ऊब से मोहब्बत करनी होगी। अध्याय का सार। गोल्डीलॉक्स का नियम कहता है कि मानव उच्चतम प्रेरणा का तब अनुभव करता है जब वह ऐसे कार्य कर रहा होता है जो उसकी वर्तमान क्षमताओं की सीमा में हो। सफलता में सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं बल्कि ऊब जाना है। जब आदतें रूटीन बन जाती है तो वे कम रुचिकर हो जाती है और कम संतोष देने लगती है। हम ऊबा हुआ महसूस अनुभव करने लगते हैं। प्रेरणा का अनुभव होने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है, लेकिन कार्य के उत्साहजनक नहीं होने पर भी लगातार मेहनत करने की क्षमता से ही वास्तविक अंतर पड़ता है। प्रोफेशनल समय सारणी से बंधे होते हैं, लेकिन शौकीन लोग जीवन को बीच में आने देते हैं।